बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं 54 की रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले के क्लास में हिट कीजिएगा। नावल नेम कल्बे सर इस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल आर्चिव। आज की तो डबल एपिसोड है, यानी कि आई थिंक सो 1 आवर अबव है। सो आप लोगों की तो मौजी हमारे नहारे हैं ब्रो। आप सबके तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अच्छा तो ये बात है, बलाज की एक नई शरारत सूझी। हानिया को हाइट फोबिया था। इसी बात का फायदा उठाते बलाज इसे उठाए कमरे की खिड़की के पास और खिड़की खोलते इसने हानिया को पूरा खिड़की से बाहर को लटका दिया। हानिया तो एकदम से खौफ और घबराहट से चीख ही पड़ी, मगर वो परवाह किसे थी। बलाज ने हानि की हालत के मजे लेते हुए बड़े आराम से महारत के साथ इसके पैरों को खिड़की के पार बने चौड़े शेड पर टिका दिया। उसका एक बाजू हानिया की कमर के गिर मजबूती से लिपटाया हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से उसने हानिया के कंधे को सहारा दे रखा था। हानि ने मीची आंखें खोलते कि नखियों से नीचे देखा। एक तरफ दीवार थी तो दूसरी तरफ बहुत नीचे गहराई में सब्जान। हानि का तो हलक खुश हो गया। जो सांस आ रही थी वो भी हलक में ही अटक कर रही। अब बोलो, करोगे हाँ या छोड़ दूं हाथ? यहीं फिर बंदरों की तरह खिड़की के से चिपक कर खड़ी रहना, किसी को पता भी नहीं होगा। और हानि कहाँ है? यहाँ से जाते हुए विंडो लॉक कर जाऊंगा, अंदर आवाज भी तुम्हारी नहीं जाएगी। बिलाज ने इसे खौफनाक सा मंजर खींच कर दिखाया। जो करना है करो, अब तो हाँ नहीं करूंगी। हानि भी जिद करते बोले ओके। बिलाज ने बहुत आहिस्ता से एहतियात के साथ इसके दोनों कलाइयों से अपने हाथ की गिरफ्त हटा दी, तो हानि ने चीख मारते हुए साथ खिड़की की बन्नी पर हाथ जमाए। बाय बाय जानी। भला जैसे फ्लाइंग किस देता विंडो लॉक करके अंदर चला गया। और हानि रोनी सूरत ये वहीं पर हाथ जमाए स्टिल सांस रोके खड़ी होगी। ऊपर जाने का कोई रास्ता न था। मसला ये था कि शेड कमरे की खिड़की से हानि के कद जितना नीचे था और इसके हाथ तो मुश्किल खिड़की की दहलीज तक पहुंच रहे थे। ऐसे में अपनी मदद आप ऊपर आना नामुमकिन था। मुझे ऊपर खींचो बलाश के बच्चे, मैं अपने भाई को बताऊंगी। तुम तो मुझे मारना चाहते हो, एक बार ऊपर आ लेने दो। बाली प्लीज प्लीज खींचो ना। हाय अम्मी जी, सुन रहे हो? कोई है, बचाओ मुझे भाईजान। उसको इतनी ऊंचाई में बेसहारा लटका हुआ महसूस करते हानि के हवास नगारा हो गए थे। ऊंची आवाज में चीखती चिल्लाती, शुरू में धमकी लगाते, बात के आखिर में मिनटों पर उतर आई थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। हल्ले खौफ से खुश्क हो गया था और इसके हाथ पसीने से फिसलने लगे। सांसें बेतरतीब होगी, मगर पहलाज आराम से रूम में खिड़की के कोने पर खड़ा उसकी हालत को ऐसे मजे से देख रहा था जैसे ये सब उसके लिए किसी फिल्म का दिलचस्प सीन हो। ऐसी सूरत हाल में बेबसी और अकेलेपन के एहसास से हानि की आंखों में आंसू भरने लगे। खौफ की शिद्दत के पास दिल की धड़कनों के साथ साथ हाथ भी कांप रहे थे। अपने बंद कमरे की खिड़की को इसने बड़ी बेबसी से देखा। बालाज प्लीज, मैं घिर जाऊंगी। मुझे मुझे वो डर के मारे बोलते बोलते रोने लगी। तो बालाज ने खिड़की खोलते ऊपर से झांका तो सामने सफेद पड़ते चेहरे के साथ रोती हुई हानि को देखा। इसे दिखाई दी। अब बोलो हाँ या ना। बलाज ने अब भी अपनी बात पर कायम था। हाँ हाँ करूंगी, हाँ पक्का, प्लीज ऊपर आना है जल्दी। सिर्फ तुमसे करूंगी शादी, कहते हो तो आज ही कर लेती हूँ, बस ऊपर आना है। हानि ने एक हाथ इसकी जाने बढ़ाया तो बलाश ने मुस्कुराते इसकी कलाई थामी और एक हाथ से वही बस बासानी से ऊपर खींच लिया। कमरे में आते हुए अपने लड़ते वजूद के साथ दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी और उथल पुथल सांसों को हमवार करने लगी। बलाश भी शर्मा की तरह से मुस्कुरा मुस्कुरा कर ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके चेहरे पर छलकती जीत की मुस्कुराहट देखते हानि तो को तैश आया। बहुत बुरे हो तुम, कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे, सिर्फ शादी की पड़ी है। बुढ़े हो रहे हो ना, इसलिए शादी की जल्दी है तुम्हें। हानि फाटी पड़ी थी। थोड़ी देर पहले ढार के मारे मिन्नतें करने वाली हानिया मोहतरमा वापस कमरे में आती फिर से शेर बन गई थी। बलाश के चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथों से मुक्के बरसाती वो वापस से बाहर हो गई थी, जबकि बलाश तो इसके अपने लिए बदली टोन देकर हंसी जा रहा था। परवाह किसे थी कि वो क्या कह रही थी। हंस क्यों रहे हो? हाँ लतीफा सुनाया मैंने तुम्हें। हन इसका कॉलर हाथों में थामती दांत पीस कर बोली। डर के मारे इसका सारा वजूद पसीने से भीग चुका था। हाँ ना, इससे अच्छा क्या ही सुनूंगा हनी। देखो जरा खुद को, मुझे तो लगा था कि तुम हर सिचुएशन में मुझे वो जी, मैं जी, आप जी, सुनते हो जी कह के पुकारोगी, मगर वाह जी तुम तो गुस्से में आप से तुम पर आ गई। बलाज हंसते हुए बोला। तो क्या लगता है आपको, इस खौफनाक कारनामे पर भी आपको ऐसे ही पुकारूंगी? वो तो सिर्फ तब ऐसे बोलते हैं जब मुझे आप पर प्यार आ रहा हो। पलाश के लिहान करवाने पर खानी तुमसे आप पर तो आ गई, मगर लहजा अभी भी उसीला ही था। वैसे यकीन करो मुझे यही लगा था कि अभी तुम मुझसे बोलोगी। अरे सुनते हो, मुझे ऊपर उठा लीजिए अगर मैं घिर गई तो जी। आपने ये क्या जी? आपको नहीं पता जी? मुझे हाइट से डर लगता है जी, मैं आपको जान से मार दूंगी जी।
बिलाल मुस्कुराते हुए इसकी जी की नकल उतारते हुए बोला तो हानि मज़ीद चिढ़ गई। फिर क्या था? बेड से तकिया उठा के मज़बूती से पकड़ा और मैदानी जंग तैयार हो गया। हानि जो हमेशा नम लहजे में बात करती थी, इस बार अपने अंदर की जंगजू को झुका चुकी थी। बिलाल पर तकिए के वार करते हुए वो तुमसे तू पर आ गई। तो बिलाज मियाँ आज बच कर दिखा मुझे, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। हानि ने गुस्से में और बेसाता हंसी के इंतजार के साथ कहा। बिलाज अपने मजबूत बाजुओं की वजह से हानि के मासूम मगर बेरहमाना वारों से बचने की कोशिश में कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसकी आंखों में शरारत और हंसी की चमक आ जाती। हनी इतना गुस्सा क्यों जानी, मेरे साथ शादी के लिए मान गई तो मान तो गई हो ना। वो हंसते हुए इसे मज़ीद छेड़ने के लिए बोला, लेकिन दिल ही दिल में हानि के इस बदले हुए अंदाज से खूब महसूस हो रहा था। असल मज़ा तो ये था कि हानि ने भला हर शादी के लिए हाँ कर दी, तरीका कुछ भी हो, लाज के लिए ये काफ़ी था कि वो मान गई। थोड़ी देर में दाने जंग की शिद्दत ने कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। तकिया फट चुका था और इसकी रुई पूरे कमरे में बिखर गई। दोनों के कपड़े, बाल और चेहरे रुई से सफ़ेद हो चुके थे। हाथ सर पर बिलाज का हाल ऐसा था कि जैसे वो किसी जंग के बाद हार मान चुका हो। हनी यार देखो तुमने मेरा हाल क्या बना दिया, वो मुस्लिम नाराजगी के साथ हाथ से कंधे पर लगे रुई झाड़ते बोला। मगर चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बाजा थी। बिलाहट दोनों थक हार कर बेड पर एक साथ गिरने के अंदाज में चट लेट गए। तो फूली हुई सांसों को हमवार करते पहले दोनों ने संजीदगी से कमरे की हालत देखी और फिर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बरसाता हंसी का एक फव्वारा छूटा और दोनों पेट पर हाथ रखते हंसते चले गए। पूरे कमरे में इनकी शोख और जिंदा दिल हंसी की आवाज़ें यूं गूंज रही थी जैसे ये लम्हा सिर्फ इनका। हर कहका, हर मुस्कुराहट इनकी बेसाख्ता खुशियों और एक दूसरे के लिए बेलौस मोहब्बत का सबूत दे रही थी। ये वो मोहब्बत थी जो ना लफ्ज़ों की मोहताज थी और ना किसी वजाहत की, बस एक दूसरे की मौजूदगी काफ़ी थी। वो तो लाउबाली थी ही, बलाज भी इसके साथ मिलकर ऐसा बच्चा बनता कि कहीं से भी गवाह ना होता कि वो इससे उम्र में बहुत बड़ा है। कहानी के साथ मिलकर इसकी उम्र की सारी शरारतों में हिस्सा लेता, बिल्कुल वैसा बन जाता जैसा हानि चाहती। शोख छिछोरा जवान लड़का। संजीदगी तो इससे कहीं दूर जा सोती थी जब वो अपनी हनी के साथ होता। गुमसुम से अंदाज में चलते हुए लान की जाने बढ़ी और ऐसे ही सोचों से उलझती हुई वो चहलकदमी करते बाग वाले हिस्से की जानिब चली आई। हजारों फूलों के बीचों बीच बाजू बांधे खड़ी ईमान किसी और ही सोच में गुम थी। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा सी दिखाई दे रही थी। माथे पर उमड़ी शिकने इसकी परेशानी को जाहिर कर रही थी कि कुछ तो था जो इसकी हर सोच हर थोड़ी देर बाद एक बात पर जा अटकती थी। हेलो मैम, ईमान के पीछे से निसानी आवाज़ गूंजी, मगर वह हनूस गहरी सोच में डूबी थी। अगर इसका इस कदर संजीदा चेहरा उमर देख लेता तो यकीनन परेशान हो जाता, क्योंकि वो इसे कोई सुलझी मिचोर सी लड़की लग रही थी। मुस्कुराहट जो बिला वजह ही होंठों के किनारों पर छाई रहती थी, इसके चेहरे पर दूर दूर तक न थी। मैम। हेलो, लीसा ने झिझकते दो कदम मजीद ईमान की जानब लेते से फिर से मुतवज्जो किया। सोचो का गहरा तसलसल एकदम से टूटा और वो चौंक कर मुड़ी। सामने स्याह सूट में मलबूस लड़की इसके सामने हाथ मुतबाना अंदाज में बांधे खड़ी थी। इमाम इसका चेहरे से लेकर पैर तक संजीदगी से मुआयना किया। एम लीसा, योर सिफ्टी गॉड। लीसा ने ईमान की जांचती अनजान नजरें खुद पर महसूस करते इसके बिना पूछे ही अपना तारुफ दिया। ओह अस्सलाम वालेकुम। ईमान मुस्कुराना चाहा मगर ना मुस्कुरा पाई। चेहरे का तासरा जरा ना बदले थे। वालेकुम सलाम। लीज़ा ने ईमान को देखते मसनूई मुस्कुराहट से कहा। दोनों हस्बैंड वाइफ ही खड़ूस है। लीज़ा ने ईमान को देखते दिल में सोचा, जिसने इसे वेलकम तक ना कहा था। मेरा ख्याल है मुझे घर में सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ईमान जो वापस लीज़ा की जानिब पूछ करके खड़ी होती, महकते फूलों को संजीदगी से देखने लगी थी। इसकी मौजूदगी को अब भी यही महसूस करते बिना मुड़े सर लहजे में बोली तो लीज़ा शर्मिंदा सी हो गई और सॉरी कहते वहाँ से तेज़ी से निकल गई। लिज़ा को पहली मुलाकात हँसी नागवार गुजरी, मगर ईमान के चेहरे पर छलकती परेशानी वो देख चुकी थी। इसीलिए इसके रवैये को बिना दिल पर लिए वो वहाँ से चली गई, क्योंकि इस घर के एक और फर्द जिसका नाम मोमी था, वो इस ईमान की नेचर के बारे में बहुत कुछ दिलचस्प बता कर गया था। लीज़ा मोमिन की कॉलेज फेलो निकल आई थी। तभी घर से निकलते मोमिन की इस्लाम दुआ हो गई और वह जो लीज़ा को ईमान के बारे में बता कर गया था, लीज़ा को ईमान से वैसी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। भई बताओ ना साहब, फिर क्या होना चाहिए ना? मियाँ आपकी बात चिढ़ कर बोली। साहब घर वाले रात के खाने के बाद एक साथ बैठे वक़्त गुज़ार रहे थे और मेरे का मियाँ और सोफ़ी का इस्लामी नाम सोच रहे थे, मगर मोमिन को कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था। मैं तो कहता हूँ आप मोमना रख लें अपना नाम। शौहर मोमिन, बीवी मोमना। लकी हँसते हुए बोला तो बाकी सब इसकी तजवीज़ से हँसने लगे। जबकि मोमिन और मियाँ तो सख्त नज़रों से लकी को ऐसे देखने लगे जैसे अभी मिलकर इसकी दुर्गत बना देंगे। हमारी माने तो इसका एक बड़ा केयरफुल नाम है मेरे पास, ओ रख लियो। बीबी शिरीन बड़े इत्मीनान से बोली थी। इनकी बात पर सबके चेहरों पर न समझी छाई थी।
नानो केयरफुल नहीं, ब्यूटीफुल। ज़रमीना उकता कर लफ्ज़ की दुरुस्ती करते बोली तो सब बात का मतलब समझते मुस्कुराने लगी। क्या? मियाँ ने दिलचस्पी से पूछा। चमचम बानो माड़ा हमारे मोहल्ले में रहा करती थी, बड़ी केयरफुल थी बीबी शेरी। केयरफुल नहीं, ब्यूटीफुल। अब की बार सब घर वाले पे साथ एक साथ बोले तो बीबी शेरी एकदम से खामोश होती, सबको अजीब सहमी निगाहों से देखने लगी। गोया सबके लहजे में हाथ पैगाम मिला के खुदारा चुप कर जाओ। मोमिन तो बीबी श्री के बताए नाम पर लब्ज बाय हंसी कंट्रोल कर रहा था, जबकि मियाँ मुंह खोले बेयकीनी से बीबी श्री को देखने, भला ये कैसा नाम था। आई थिंक आप लोगों को नेम बुक से चेक कर लेना चाहिए या गूगल कर लो। ये मशवरा अली ने चाय की चुस्की लेते बड़े आराम से दिया था, जिसे आज दिन को ईमान ने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। शायद बेचैनी कम हो जाती, मगर उसकी बेकरारी तो ठीक ना हुई। अलबत्ता अली का तो भला हो गया, सामने बैठी अपने दिल की नई नवेली मलका का दीदार नसीब हो गया था। हर थोड़े वक्फे बाद वो हानि के चहकते चेहरे को देख रहा था। इतना तो अली के साथ बैठा बिलाज अपनी हनी को नज़र भर कर नहीं देख रहा था, जितना अली इसे देखते आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। नया नया इनके शौक़ मोहब्बत तब हुआ था जब घर में, ऑफिस में खाना खाते हुए गर्ज हर मुकाम पर अली की नज़र के सामने बिना इसे पूछे हानि का चेहरा उमड़ा था। शुरू शुरू में तो इसने सारा झटका, मगर जब ईमान ने अपनी शादी की पिक्चर्स अली को भेजी तो इसमें हानि की भी पिक्चर्स थी, जिसे देखते ही अली का दिल जोरों से धड़का, आंखों पर ठंडक मिली, रूह को चैन आया। तब यकीन हुआ कि मोहब्बत इसके दिल पर दस्तक दे चुकी थी। इसी मोहब्बत के नाम अली ने एक डायरी लिखना शुरू की, जिसका इन्वान मेरी इकलौती मोहब्बत रखा गया। हर मुलाकात का हर मंजर, हर मुलाकात पर अपनी दिली कैफियत वो इस डायरी के हर सफ़े पर तहरीर करने का इरादा रखता था। अब जाने ये तहरीर कितने सफ़ात पर मुश्तमिल थी, ये कोई नहीं जानता था सिवाय मुकद्दर बनाने वाले के। मुझे सबकी राय चाहिए। एक बार देखा था मगर बुक से कुछ समझ नहीं आया। ईमान तुम भी तो कुछ बोलो। मियाँ ने अली को मुस्कुरा कर जवाब देते ईमान को मुखातिब किया, जो इन सब के बीच में बैठे होने के बावजूद वहाँ मौजूद न थी। हाँ, पहले तो वो चौंकी, फिर आसानी से बोली, जो तुम दोनों को समझ आता है रख लो, इसमें क्या कह सकती हूँ। ईमान संजीदगी से बोली तो मियाँ की मुस्कुराहट इसके रद्द-ए-अमल पर सिमटी थी। हर मामले में पुरजोश रहने वाली वो लड़की से इतना ताल्लुक से बनी बैठी थी। कभी-कभी इंसान एक जैसा रवैया रखते थक जाता है। ज़्यादा बोलने वाले कभी-कभी खामोश हो जाया करते हैं। खामोश रहने वाले सदा की खामोशी से तंग आकर खिलाफ़े मिज़ाज बतूनी हो जाते हैं। शायद ईमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मियाँ ने दिल में सोचा, फिर से मुस्कुराती, बाकी सबकी जानिब मुतवज्जो हो गए। सब अपनी-अपनी नामों की राय देने लगे और बहस व मुबाहिसा करने लगे। बेटी तुम ही बता दो क्या नाम रखना चाहती हो? जो तुम्हें पसंद होगा वही फाइनल कर लेना। मासा मुस्कुराते हुए बोले तो मियाँ ने शरारती नज़रों से मोमिन को देखा, जिसके इरादे समझते यकीनन नफ़ी में सर हिलाने लगा। मियाँ मुस्कुराते बोली, हुरैन। मुझे ये नाम पसंद है। मियाँ के कहने की देर थी कि सब घर वालों ने भी हामी भरी और यूं सारा पेपर वर्क मुकम्मल करते मियाँ जेनिफर से हुरैन सलीम बन गई और इसकी छोटी बहन सूफी जेनिफर से अनाया सलीम हो गई। इस सारे सिलसिले में सब मुस्कुरा रहे थे सफाई सिवाय दो नफूस के। एक को तो मुस्कुराना आता ना था, जबकि दूसरा भी जैसे देखा देखी चुप साध किया। उमर संजीदगी से बिना पलक झपके खुद से दूर बैठी ईमान को देख रहा था। अभी रात को तो इसका मूड ठीक किया था, अब फिर से खराब हो गए, मगर क्यों? इसी सवाल का जवाब वो ईमान के चेहरे पर तलाशने की कोशिश कर रहा था। वो आज दिन से घर पर मौजूद था और मुसलसल ईमान का बदला रवैया महसूस कर रहा था। 2 बार वो इसके करीब से गुजरा, मगर पहली बार ईमान ने इसकी मौजूदगी को अपने करीब महसूस नहीं किया था। वह इतनी सोच में उलझी थी कि इसे एहसास तक न हुआ था कि उमर इसके पास से गुजरा, वरना पहले वो दूर से इसकी खुशबू सूंघ लेती थी और जहाँ कहीं भी वो घर में होता इसे ढूंढ लेती। फिर अपनी चमकती निगाहों से एक मसरूर मुस्कुराहट उमर की तरफ उछालती कि वो रूह तहबाबा हो जाता। सबके दरमियान बैठे उमर को अपनी जानिब देखते ही माँ ने इसे अपने असली अंदाज में मुस्कुराते देखा। इसकी मुस्कुराहट तक खालिस ना थी। उमर के माथे पर बाल पड़े जो इसे मसनूई मुस्कुराहट दिखाते शायद बेवकूफ़ बना रही थी। ईमान फ़ौरन से अपनी मुस्कुराहट समेटती चोरों की तरह नज़रें घुमा गई। शायद इसे मालूम नहीं हुआ था कि इससे पहले भी उमर ने कई बार इसे देखा था। नज़रों से नज़रें मिली, मगर ईमान का ज़हन इस कदर मुंतशिर था कि वो मुस्कुराहट तो दूर बगौर उमर के तासरात तक न देख पाई। सुनो, घर से बाहर निकले अली को उमर ने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुक कर पीछे मुड़ता मुस्कुरा कर उमर को देखने लगा। तुमसे ईमान ने कोई बात तो नहीं की? उमर अली के करीब आते झिझक कर बोला, नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वैसे ही। अली की बात पर उमर हज्जा सा होते हुए बोला, ठीक है, तुम जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। उमर एकदम से बात बदलता अली से गले मिलते बोला, जबकि चेहरे पर उलझन आ जाती। अली से मिलते वो वापस मुड़ा तो अली भी कुछ सोचते हुए गाड़ी की जाने बढ़ा। सुनो उमर। गाड़ी की जाने बढ़ते कदम रुके और वह वापस मुड़ता उमर की
अंदर जाती पुष्ट को देखते दूर से बोला, उमर एकदम से रुका और मुड़कर पीछे सवालिया नज़रों से अली को देखने लगा, जिससे इसे आवाज़ लगाई थी। उमर चलता हुआ इसके करीब आया। उमर का सारा ध्यान इसके चेहरे की जानिब था। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, मगर हाँ, एक बात मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते। अली की बात पर उमर के चेहरे पर तजस्सुस उभरा। वो बहुत कम इतनी संजीदा होती है, ये तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा, मगर वो इतनी संजीदा क्यों हो जाती है, ये तुम नहीं जानते। क्यों? बेसाख्ता उमर के मुँह से निकला तो अली मुस्कुराया। सुन पाओगे? अली के अंदाज में कुछ था कि उमर इसकी आंखें देखता बात समझ गया। इसके मामले में कुछ भी सुनने की हिम्मत रखता हूँ। मकसद इसकी उदासी दूर करना है और इसके लिए जो बन पड़ा करूँगा। उमर दोनों हाथ पूछ पर बांधते संजीदगी से बोला तो अली सर झुकाते मुस्कुराया, फिर बोला, वो उदास नहीं, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो छोटी-छोटी बातों पर यूँ परेशान नहीं होती। हाँ, मूडी वो हर वक़्त रहती है, अपने प्यारों के बारे में, और ओवर पॉसेसिव भी है, लड़ाकी भी है। अली बात करते हँसा, फिर एकदम संजीदा हुआ। मगर ऐसे परेशान वो सिर्फ़ 2 लोगों को लेकर होती है, और जब भी परेशान होती है, अकेले ही खुद से लड़ती है। इसने कभी किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं की। हम सबसे भी नहीं करती थी, मगर मुझे लगता है तुमसे कर सकते हो, बहुत आसानी से। अली बात अधूरी छोड़ता बिना बात क्लियर किए वापस गाड़ी की जाने बढ़ गया। शायद इसे मालूम हो गया था कि उमर इसकी बात बिना मुकम्मल किए समझ चुका था, तभी इसे आगे ना बोला गया। उमर चंद पल गहरी सोच में डूबा वहीं खड़ा रहा, फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर आया तो ईमान इसे ऊपर रूम में जाती दिखाई दी। ईमान, इसने पीछे से आवाज़ लगाई। जी। ईमान पूरी चौकस होती मुड़ी थी, मगर चेहरा अभी भी हद दर्जा संजीदा था। उमर इसकी आंखों में देखता चलता हुआ इसके करीब आया। एक कप चाय प्लीज़। बिना कुछ इज़ाफ़ी बोले वो बस इतना ही बोला तो ईमान भी सर हिलाती किसी रोबोट की तरह वापस सीढ़ियाँ उतरती किचन की जानिब बढ़ी। मैंने पेशानी से इसकी दूर जाती पूछ को देखा। जितना उमर को समझना मुश्किल था, उतना ही ईमान को भी था। शुक्र है कि इसकी पर्सनैलिटी इतनी संजीदा नहीं थी, वरना कितनी डरावनी लगती है ऐसे। फिर से इससे बात करते भी डर लगता। उमर दिल ही दिल में सोचता शुक्र करने लगा। नज़र के सामने पिछले कुछ दिनों का मंज़र लहराया, जब इसे मुस्कुराने पर मजबूर करने के लिए सबके साथ मिलकर ऊट-पटांग हरकतें करती, नई-नई तरकीबें आज़मा रही थी। कभी लेम जोक सुनाती, इसके चेहरे के तासुरात देखती, शायद उमर मुस्कुरा दे। एक बार तो हानि की देखी गई मूवीज़ के मुताबिक इसे मशवरे लेते, बेकिंग के बहाने चेहरे पर जगह-जगह आटा फैलाकर उमर के सामने आ गई। शायद वो ऐसे ही हँसते, मगर मुकाबल भी उमर था। हँसी तो दूर, चेहरे के तासुरात तक न बदले, और गहरी निगाहों से ईमान के मासूम और आँखों में शरारत लिए चेहरे को देखता। इसके करीब आया, बड़ी मोहब्बत और संजीदगी से टिश्यू के साथ ही इसका चेहरा साफ कर डाला। इसने मोमिन मियाँ, हानि और ईमान को प्लानिंग करते सुन लिया था और जानता था कि वो इसे हँसाने की कोशिश में लगी है। हँसी से आ रही थी ईमान की हरकतों पर नहीं, इसके अपने लिए की जाने वाली एफ़र्ट पर, मगर वो जानबूझकर संजीदा रहा। मगर अब ईमान को पता नहीं क्या हो गया था, सुबह से बदहवासों की तरह घर में घूम रही थी। उमर का बास एहसास हो रहा था कि मोहब्बत करने वाला इग्नोर करे तो कैसा लगता है। ये एहसास तो किसी हंजर की तरह दिल में उतरता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मगर गहरा। मोहब्बत में तवज्जो की एक झलक भी पूरी दुनिया का सुकून बन जाती है, लेकिन जब वो तवज्जो छिन जाए तो जैसे दिल के मौसम बदल जाते हैं। जब वो बिज़ी होता था, इसे नज़रअंदाज करता था, तब ईमान की कैफ़ियत भी ऐसी ही होती होगी। इसका दिल एक पल को मेरी नज़रें घुमाने पर बंद होकर फिर से चलता होगा। बेचैनी बढ़ती होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी बढ़ गई। साहब जी, बीबी जी बुला रही हैं कमरे में आपको। सोचों से निकलते इसने गुल को देखा। अच्छा, मुख्तसर सा बोलते ऊपर की जानिब बढ़ा। रुख सोफ़िया बेगम के कमरे की जानिब था। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो सोफ़िया बेगम ने अंदर आने की इजाज़त दी। उमर धीरे से अंदर दाखिल हुआ। आपने बुलाया था माँ? दरवाजे के पास खड़े होते वो संजीदगी से बोला, हाँ बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। सोफ़िया बेगम के इशारा करने पर उमर एक नज़र कुमार साहब को देखा, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे इसे ही संजीदा नज़रों से देख रहे थे। जी माँ। उमर सोफ़े पर बैठा बोला। सोफ़िया बेगम भी धीरे से चलती हुई इसके पास आ बैठी। उमर सवालिया नज़रों से इनके चेहरे को देखने लगा, जैसे मुंतज़िर हो बात का। देखो बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम हो चुका है कि ईमान बहुत डिस्टर्ब है। मैं ये बात पूछने का हक़ नहीं रखती कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि ये तुम दोनों का ज़ाती मसला है। मगर जो ये रवैया आज सारा दिन इसका सबके साथ रहा है, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे पूछूँ, तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? सोफ़िया बेगम परेशानी से उमर को देखते बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। आज वो कल वो अजीब-सी हरकतें करने लगी है, बात पे बात रोती है, लड़ती है, छोटी-छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाती है, और रोना तो जैसे इसकी डेली रूटीन में शामिल हो गया। उमर बेज़ार सी सूरत लिए इकबाल साहब और सोफ़िया बेगम को देखते बोला तो वो दोनों मुस्कुराए। व्हाट? इसमें मुस्कुराने वाली कौन-सी बात है माँ? मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा और आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उमर अपने माँ-बाप की मुस्कुराहट देते उलझन से बोला तो कुमार साहब मुस्कुराते गए, परेशान मत हो इतना, ये सब वो हमेशा करेगा।
इसे इतना सीरियस मत लो, बीवी मामूली-सी भी नज़रअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करती अपने शोहर की, इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि तजदीद-ए-मोहब्बत ज़रूरी है। वक़्तन-फ़वक़्तन तुम्हें इसे अपनी मोहब्बत का नए सिरे से एहसास दिलाना है। हर रोज़ तो आई लव यू बोलता हूँ, अब क्या चाँद तोड़ कर लाने का वादा करूँ? कमाल साहब की बात पर उमर ने दिल में सोचा था। जी बाबा, उमर फरमाबरदारी दिखाते मुख्तसर सा बोला। उमर, अब तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही बेटा कि जब दिल चाहा, जहाँ चाहा उठकर निकल पड़े। हम सबको तो तुम्हारे इस रवैये की आदत है, जानते हैं कि तुम जब भी मिशन पर जाओ क्या रवैया होता है तुम्हारा, मगर वो नहीं है, ये सब नया है। इसके लिए ख़ास तौर पर इतना वक़्त देने के बाद अब अगर तुम ऐसा करोगे तो वो यही समझेगी कि तुम्हारा इससे दिल भर गया। सोफ़िया बेगम समझाने वाले अंदाज़ में बोली। तो मैं सिरे से सर हिला गया। मैंने आज से पहले इसे इतना परेशान तब देखा था जब वो पहली बार इस घर में आई थी, और इस दिन के बाद आज वो इस कदर परेशान हुई है। इसे वक़्त दो बेटा, पूछो इससे, बात करो, एहसास दिलाओ इसे कि वो तुम्हारे नज़दीक सबसे बढ़कर है, और ये एक रोज़ नहीं, हर रोज़ तुम्हें करना है। कुमार साहब मुस्कुरा कर बेटे को देखते बोले। उमर भी इन दोनों की नसीहतें सुनता खामोशी से उठ खड़ा हुआ। ओके माँ, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ, मेरा शहज़ादा। सोफ़िया बेगम उमर का माथा चूमते मुस्कुरा के बोली। उमर खामोशी से अली की कही बात दिल में सोचता कमरे से निकलता चला गया। रात के 10 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उमर आज बेड की बजाय बालकनी में बैठा अपने लैपटॉप पर काम करता दिखाई दिया। आपकी चाय? ईमान जो उमर के लिए चाय का मग लेकर आई थी, इसे देखते वहीं पर आ गई। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। इसे खामोशी से वापस कमरे में पलटता देख उमर ने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया, मगर ईमान ने चोरों की तरह नज़रों का ज़ाविया बदला और कमरे की जानिब बढ़ी। ईमान के 2 कदम पीछे लेने पर उमर ने अपना लैपटॉप फिरती से सामने पड़ी मेज़ पर रखा और एक झटके से हाथ बढ़ाकर इसे खींचकर अपनी गोद में गिरा लिया। सख्ती से इसके पेट के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधता वो इसके राह फरार के रास्ते तमाम रास्ते बंद कर चुका था। आज मुझसे भाग क्यों रही हो? उमर इसकी स्याह सिल्की बाल कान के पीछे डिसता इसके कान की लो का अपने नाम लब से छू गया था। इसकी इस समझ से ईमान के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। नहीं तो भाग तो नहीं रही थी, मैं तो वैसे ही। आवाज़ में इस कदर बेचैनी को उमर ने वाज़ेह महसूस किया था। तुम जानती हो ना, तुम्हारी इग्नोरेंस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरह खामोश तो ना रो जाना। उमर सहती से खुद में बीनते इसके नरम गाल पर अपने दहकते लब रखने लगा था। वो जो पहले से ही नर्वस सी हो रही थी, इसकी इस कदर कुर्बत पर कब कपाई उठी। उमर की गर्म सांसें इसे अपने गाल पर शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो मुझे जाना है, काम याद आएगा, मैं अभी आई। ईमान को अपना आप बेकाबू होता महसूस हुआ तो वो उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर उमर की सख्त पकड़ से इतनी जल्दी रहाई नामुमकिन थी। इसकी पुरतपश सांसें जो ईमान को अब अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस हो रही थी, उसे बेकरार सा कर रही थी। नाराज़ हो मुझसे? नहीं। वो कहती अपना जान छुड़वाने की खातिर उठकर फिर से भागने लगी थी कि उमर ने कसकर इसे दोबारा खुद में समेटा। तो मुझे फिर से इग्नोर कर रही हो ईमान? मैंने इसका चेहरा अपने सामने करते कहा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, बस मेरा दिल आज परेशान सा है। ईमान धीमी आवाज़ में कहती सर झुका गई। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उमर जो पहले ही इसके रवैये से हैरत ज़दा था, इसका बदला रवैया वो सारे दिन से महसूस कर रहा था, अब इसके मुँह से सुनते मज़ीद परेशान हो गया। नहीं। ईमान उदास लहजे में बोली। तुम्हें क्या हो गया ईमान? दिन ब दिन डाउन होती जा रही हो, कोई मसला है तो शेयर करो मुझसे। वो जो उमर की गोद में नीचे को ढलकी जा रही थी, उमर ने इसे अपनी गोद में दोबारा दुरुस्त अंदाज में ऐसे बिठाया कि वो आरामदा महसूस कर सके। मान किसी नन्हे बच्चे की तरह उमर की गर्दन में दोनों बाजू लपेटे इसे नम निगाहों से देखने लगे। वो इसे रोज़ परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर जिस तरह उमर ने इसे ज़बरदस्ती अपने पास रोक रखा था, ईमान को अपना ज़ब्त टूटता महसूस हो रहा था। क्या हुआ है? उमर को इसकी ये हालत देखकर कल्फत महसूस हुई थी। फूल जैसा खिला चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। आँखों की शोर चमक आँसुओं के कतरों में बदल गई थी। तुम्हें अच्छे से पता है ईमान, मैं तुम्हें इस तरह नहीं दे सकता। फिर क्यों देती हो मुझे अज़ियत? बताओ। शाबाशी से जवाब ना देते देख उमर चिढ़का बोला। इस ईमान के चेहरे पर छलकती थकावट मुस्तरिब कर रही थी। ईमान की नम आँखों पर अपने लब रखता उमर इसके दिल को अपने अंदाज में पुरसुकून करने लगा। बस वो इसकी इतनी सी प्यार की झलक पर ही ढेर हो गई थी। ईमान के आंसू इन गहरी आंखों से छलकते अब शार के मारे बहने लगे, और वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रोना शुरू हो गई। उमर वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो ढेर हो गई थी, वरना जब भी वो यूं परेशान होती किसी को भी अपनी सोचों का हिस्सा नहीं बनाती थी। हर मसले से अकेले लड़ती, संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ। उमर जो अब इसकी गर्दन में मुंह दिए पुरमसरत बहक सा रहा था, अभी वो इसके लबों का जाम पीता कि इसकी सिसकियों की आवाज़ सुनते एक झटके से इसकी सर इसकी गर्दन से उठाते इसकी आंखों में देखने लगा। उमर कर्व से भरे लहजे में
ईमान ने इसे देखते पुकारा था, जी करे उमर, उमर की जान। उमर मोहब्बत से चूर लहजे में कहता, अब नरमी से ईमान के बाल सहलाता, प्यार भरी नज़रों से उसे गौर देख रहा था। अ, आप पहले वादा करें, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, ना ही परेशान होंगे। वो मसला बताने को तैयार हो गया और किसी मासूम बच्चे की तरह अपना हाथ उमर के सामने फैलाया। वादा रहा, अब भी बोलो भी। उमर को इसकी यह हालत इस तरह में मुतला कर रही थी। जल्दी से वो इसके मोमी हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखता वादा कर गया। वो वो ना मुझे असल में मैं ना वो मुझे ना ईमान को समझ ना आई, बात कैसे शुरू की। क्या मुझे ईमान? इसे अटकता देख मैंने चिढ़कर सख्ती से कहा, देखा आपने वादा किया था आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं नहीं बता रही, आप तो पहले से ही गुस्सा करना शुरू हो गए। मुझे पता है जब मैं बताऊँगी तो आप मुझे 1-2 तो ज़रूर ही लगा देंगे। ईमान इसके सामने फिर से रोनी सूरत बनाते बोली, संजीदगी तो कहीं खो सी गई थी। मैंने शुक्र किया था। अच्छा सॉरी ना, अब नहीं चिल्लाऊँगा। बोलो भी आप, मुझे बेचैनी हो रही है। वो जो इसकी हालत देखकर घबराहट महसूस कर रहा था, इसे अपने अंदाज में बोलने पर शर्मिंदगी सी हुई। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, प्रॉमिस सारी बात सुनूंगा। उमर इसके गालों से मुसलसल बहते नमकीन पानी को साफ करता प्यार से पुचकारा, मुझे बाबा की याद आ रही है। ईमान धीरे से मिनमिनाई और बस इतना सा जुमला कहते हुए इसके बाद दर्द से रन गई थी। इसे अपने गले में शिद्दत से दर्द महसूस हुआ था। दिल था कि बंद होने को था। इसे अपना आप पे बस महसूस हो रहा था, इतना बेबस कि इसे ये भी परवाह ना रही थी कि जिससे इसने ये बात कही है इसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। दूसरी जानब से तसल्ली में जवाब ना आते देख माँ ने अचानक से झुका चेहरा उठाकर अपने इस मुहाफिज को देखा, जिसका स्वार चेहरा हद दर्जा सुर पड़ चुका था। हमारे इश्तियाल की आंखों में सुर्खी उतर आई थी, मगर वो अब भी चुप सादे एकटक ईमान की आंखों में देख रहा था। सॉरी, वो आप हर्ट हो गए हैं ना, आपको गुस्सा आ रहा है। ईमान अब उमर को इस तरह जामत देकर बमुश्किल बोली थी। इसे कुछ अंदाजा था इस रद्द अमल का, मगर अब उमर के चेहरे के स्पार तासरार देकर इसे खौफ सा महसूस हुआ था, मगर कहीं वो निराश ना हो जाए। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। उमर इस पर से चेहरा हटाता गर्दन मोड़ गया। देखा, मैंने कहा था ना आप परेशान होंगे, गुस्सा करेंगे। उमर का चेहरा अपने हाथों से अपनी जानेब वापस मोड़ते ईमान परेशानी से बोली। उमर की सुर्ख गहरी आंखों में भरते आंसुओं की चमक देखकर ईमान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसे समझ ना आई वो क्या करती। एक तरफ इसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा था, तो दूसरी तरफ इसके माँ-बाप। वो जो भी था, मगर वो इसके माँ-बाप थे। और ऐसा रिश्ता भूल जाने की कोशिश करने से भी भुलाया नहीं जा सकता। इंसान चाह कर भी इस अज़ीम रिश्ते को फरामोश नहीं कर सकता। अगरचे बाप ने सारी ज़िंदगी औलाद के एक बार में मोहब्बत की नगाह से ना देखा हो, कोई हक़ पूरा ना किया हो, मगर फिर भी इनके वजूद की मौजूदगी ही औलाद के लिए काफ़ी होती है। फिर यहाँ तो ईमान ने एक उम्र गुज़ारी थी माँ और बाप दोनों की मोहब्बत भरी आगोश में, मगर इसे उम्र की भी परवाह थी। वो मुहाफ़िज़ था, इसका सुकून था, तो अपने सुकून को वो कैसे बेसुकून कर सकती थी। अमर, आप हर्ट हुए हैं ना मेरी बात से? ईमान परेशान होते बोली, नहीं मैं बस हैरत ज़दा हूँ। मेरी इतनी चाहत के बावजूद भी, मेरी गुर्बत के महफूज हिसार में होने के बाद भी तुम्हें अभी भी इस शख्स की याद आती है? अंदाज शिकवा भरा था। आई एम सॉरी उमर, मगर मैं कसम खा के कहती हूँ, सिर्फ आज ऐसा हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं आई इनकी याद। ये मेरे एहतियात में नहीं है। वो किसी मुजरिम की तरह नज़रें झुकाकर अपना जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। इधर देखो मेरी तरफ। मैंने थोड़ी सी पकड़ कर इसका चेहरा अपने मुकाबले ऊपर उठाया। इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अपने दुश्मनों को हमेशा याद करता हूँ, मगर सिर्फ बदले की नीयत से। बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है मेरी महना जान को कि इनकी याद आ रही है? उमर फिर से इसे अपने सीने से लगाता बोला। ईमान का नज़रें चुराना वो महसूस कर रहा था, इसीलिए इसे सीने से लगाया, ताकि जो भी इसके दिल में हो वो बिना इसे देखे आसानी से बोल सके। आपको पता है ना, मैंने एक ख्वाब देखा था रात को। ईमान उमर के कंधे पर सर टिकाते पुरसुकून अंदाज में बोले, अपनी कमर पर रेंगते उमर के हाथों को लम्से से बात करने की हिम्मत दे रहा था। क्या? उमर ने इसके कान में सरगोशी की। मैंने देखा, मेरी अम्मा मुझसे बहुत दूर चली गई हैं, बहुत दूर। ईमान को इस लहजे में दर्द से बोली तो उमर की आंखों में एकदम से नमी उभर आई। उसने बेसाख्ता ईमान को मज़ीद खुद में भेजा। मैंने इनको बहुत आवाज़ें दी पर वो ना रुके। एक बार मुड़कर उन्होंने मुझे देखा था, बस एक बार। इनकी आँखों में आँसू थे। फिर वो कहीं दूर अंधेरी सड़क पर गुम हो गई। बाबा भी वहीं थे। आपको पता है, उन्होंने कहा मुझसे कि एक बार मिल लो, फिर मुझे भी जाना है, तुम्हारी मामा मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ईमान खोए से लहजे में कहती एकदम से उमर से दूर हटी थी। अम्मा वो ठीक है ना? ईमान की आंखों में बेचैनी थी, आंसू थे। वो बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम कहो तो मैं सुबह ही तुम्हें इनसे मिलवाने ले जाता हूँ। उमर ईमान का चेहरा हाथों में थामता हुआ बोला, नहीं, मिलना नहीं, बस वो ठीक है तो काफ़ी है। हाँ, बस मुझे एक बार कन्फर्म करवा दे वो दोनों ठीक है ना? ईमान उमर की आंखों में देखते हुए चाहिए बोली, ओके मैं कल ही पता करवाता हूँ। है तुम्हारा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरी बीवी और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी मेरी दुश्मनों की याद में रोए।
लेकिन मिलने को दिल चाहे तो बताना मुझे, मैं ले जाऊँगा। बाकी तुम्हारी यादों पर, तुम्हारे आँसुओं पर, तुम्हारी सोचों पर सिर्फ़ उमर अहमद का हक है। बात करते उमर का लहज़ा हमार से भरा था। इसके सर्द किस्म के लहजे में कही गई बात और ईमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। एक वादा करो मुझसे कि तुम्हें इनकी याद आएगी तो तुम नहीं रोओगे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी माँ के मुजरिम की याद में रो। अगर तुम्हें रोने का हक है तो सिर्फ़ मेरे लिए। तुम्हारा हँसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए हो। मैंने इतना कहते ही जुनूनी अंदाज़ में ईमान के होठों पर झुकता इसकी सिसकियों को मुँह में ही दबा गया। वो जो कुछ देर पहले गुस्से की लहर रगों में दौड़ी थी, ये पाप इसको काबू होते ही ना देख वो ईमान के होठों पर शिद्दत से बरस रहा था। वो सारा दिन वो अपने माँ-बाप को याद करते हुए बदरूहों की तरह पूरे घर में भटकती रही थी। वो अपनी परेशानी पहले भी तो शेयर कर सकती थी। मैं कौन-सा खा जाता इसे? इतना सोचते ही उमर का इश्तियाल मज़ीद बढ़ा था। उमर खुद की साँसें बंद होती महसूस करते उमर ईमान इसके पहाड़ जैसे चौड़े सीने के मुकाबले अपने छोटे हाथों से मुक्के बरसाने लगी थी, पर इसे पीछे ना हटा पाई। कहाँ वो तवाना मजबूत कसरती जिस्म वाला मर्द और कहाँ वो इसके मुकाबले में सूखी सी टहनी लग रही थी। उमर को जब इसकी सांसें मद्दम होती महसूस हुई तो वो खुद पर काबू पाते कब इसके लबों पर झुका सर उठाया और सुरखमार बड़ी आँखों से नम आँखों में झाँकने लगा। वादा रहा, ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। आज के बाद कभी नहीं रोऊँगी। बोझल साँसों से ईमान बमुश्किल कह पाई थी। कुछ देर पहले मुरझाया सा चेहरा अब खिलाल की कली की मानद खिलता सा पुरसुकून लग रहा था। जाने उमर की तवज्जो का असर था या इसकी गुर्बत का मान, वो जो इसे अपनी गोद में बिठाए हर थोड़ी देर में बख्श रहा था। कभी इसके लबों को चूमता तो कभी इसके गाल को सहलाता, कभी इसकी आँखों पर लब रख देता तो कभी हाथ इसकी टाँगों पर ले जाते छोटी-छोटी चुराते कहते इसे कँपकँपाने पर मजबूर कर रहा था। आप उदास तो नहीं है ना मुझसे? दिल को हल्का कर लेने के बाद अब ईमान को इसकी फ़िक्र लाहक होने लगी थी, कहीं वो उससे रूठ तो नहीं गया? नहीं, तुम्हें पता है, मैं छोटी-छोटी बातों पर उदास नहीं होता। उमर आराम से लहजे में कहता दोबारा इसके होठों पर झुकने ही लगा था कि ईमान इसके मुँह पर सख्ती से हाथ जमाती से वहीं रो गई। वो भी इरादा फ़िलहाल इसके लिए तब करता सीधा होकर बैठ गया। तो ईमान इसे सीने पर सर टिका गई थी। बोझिल दिल अब हल्का महसूस हो रहा था। तुम्हें पता है ईमान, तुम मुझे उस चाँद जैसी लगती हो, जैसे चाँद रात के अंधेरे को अपनी रोशनी से चमकाता है ना, वैसे ही तुमने मेरे इस अंधेरे दिल को रोशन कर दिया। तुम मेरे लिए कल्ब-ए-ज़र साबित हुई हो, जिसने मेरे दिल को कुंदन का सोना बना दिया, जिसके होने से मुझे अपनी ज़िंदगी में चमक महसूस होती है, जिसके होने से मुझे अपना आप कीमती और महँगा सा लगता है, जिसकी मौजूदगी मेरी रूह को जवान रखे हुए है। वो इस गहरी रात में ईमान को अपनी गोद में कसकर दबाए अपनी मोहब्बत के इज़हार किए जा रहा था और ईमान यकटक आँखें इसके चेहरे पर जमाई इस इज़हार को दिलजमी से सुन रही थी। आपको पता है उमर, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं, जिसे मैंने दिल से चाहा, शिद्दत से चाहा और आखिरी भी, जिसे मैं मरते दम तक चाहूँगी। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने उमर अहमद कमाल के अलावा किसी को नहीं चाहा और ना कभी किसी के बारे में सोचा है, ना ही कभी सोचूँगी। ईमान अपने अल्फाजों से उमर को मान बख्शती इसके गले से लिपट गई थी। उमर ने इसे खुद में समेटते शिद्दत से अपने मजबूत बाजू में भींचा था। और हाँ, एक और बात, कुछ ज़रूरी याद आने पर वो एक झटके से उमर से पीछे हटती, अपने रवायती अंदाज में वापस आई। बेचैनी इस तरह अब तो कहीं दूर जा सोया था क्या? उमर हैरत ज़दा सा इसे देखने लगा। सबसे पहले आप सुबह जाकर इस चूहिया को ऑफिस से निकालेंगे। कौन चूहिया? अचानक से बदलते मौजू पर उमर को समझ ना आया कि वो किसकी बात कर रही थी। वही जो आपके ऑफिस में मेन इंटरेस्ट पर मैडम बनकर बैठी हुई होती है। तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रही हो? पर्सनल नहीं, सिर्फ सेक्रेटरी का है। जलन का एहसास होते ही ईमान ने उमर के अल्फाज की दुरुस्तगी करना लाजिम समझा था। हाँ वही। उमर ने भी बेगम की हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि हालात पहले ही कशीदा होते दिखाई दे रहे थे। इस वक्त कुछ भी और कहना शहद के छत्ते में हाथ देने के बराबर था। आज फिर आई थी घर। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने इसकी कोई चीज़ चुरा ली हो। बस जो कहा है वही करेंगे आप। मुझे नहीं पसंद वो छछूंदर। ईमान ने नाक मुँह चढ़ाकर नापसंदीदगी का इज़हार किया था। तो भई हमने कौन-सा इसका रिश्ता लेना है? काम करती है, करने दो, तुम्हारा क्या जाता है इससे? उमर अब ईमान के इस अंदाज़ से महज़ूज़ हो रहा था, तभी बात को बढ़ाते बोला, मेरा ही तो जाता है सब कुछ। बस कह दिया ना, अब वो वहाँ काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। आप इसे कल ही फ़ारिग करेंगे, अच्छी नहीं लगती मुझे वो, हर वक़्त आपके आगे-पीछे घूमती रहती है। उमर को इसका ये अंदाज़ दिलकश सा लगा। इसकी बीवी पहली बार इसके लिए अपनी पॉसेसिवनेस का ना सिर्फ़ इज़हार कर रही थी, बल्कि बड़े हक़ से इसे निकाल देने का हुक्म जारी कर रही थी। तो मेरी बेगम जेलस हो रही हैं क्या? हमारे तजस्सुस के उमर पूछ ही बैठा, जेलसी? ये जेलसी क्या होती है? मैं तो झल-बुन जाती हूँ जब कोई लड़की आपकी तरफ आँख उठाकर भी देखती है तो। आँखें ना नोच लो इसकी ढाई, मैं बता रही हूँ वो सिर्फ़ आपको ताड़ने आती है, आपके ऑफ़िस काम वग़ैरह से कुछ नहीं करना आता। ईमान का खुलकर जलन का इज़हार करने पर उमर जो कब से लब बेंचे अपनी हँसी दबा रहा था,
बेसाख्ता मुँह फाड़ का कहका हवा में बुलंद हुआ था। वो जब हँसा तो हर शय अपनी जगह पर जहाँ थम से गई थी। चाँद की इस चाँदनी में इसका चेहरा जो पहले ही चमक रहा था मज़ीद पुरकशिश दिखाई देने लगा। इसकी मर्दाना हँसी की गहरी आवाज़ ने ईमान के वजूद में स्पार्क सा दौड़ाया था। वो जो आँखें बंद की अपने ही दम में अपने चेहरे पर ऊपर उठाए हँस-हँस कर दोहरा हो रहा था। अचानक से चीख की आवाज़ पर चौंका। हाय! मैं मर गई हाय! ईमान अपनी दोनों गालों पर हाथ रखते पूरी शिद्दत से चीखी थी। उमर तो अपनी हँसी को मुस्कुराहट में बदलता सालिया नज़रों से ईमान की जानिब देखने लगा। वो जो अपना मुँह पूरे का पूरा खोले आँखों में हैरत लिए उमर को देख रही थी। क्या? मुस्कुराहट दाँतों तले दबाते वो इसको बदलते तासुरात को भुगो दे रहा था। आज ख़ास तौर पर इस ईमान की ख्वाहिश पूरी की थी। इसकी परेशानी को वो जड़ से ख़त्म करना चाहता था और इसे ख़त्म करने के लिए उमर के पास हथियार मौजूद था। डिम्पल, ईमान की आवाज़ हैरत में डूबी थी। व्हाट? उमर इसके बेजोड़ अल्फाज पर चौंका था। इसे लगा था वो इसके हँसने को नोट करेगी, मगर नोट किया भी तो क्या डिम्पल? हाँ, हाँ, डिम्पल देखा मैंने, ये रहा। ईमान उछलकर उमर की गोद में सही होकर बैठी इसकी बाएँ गाल के दरमियान में उँगली रख गई थी। हाय! मैं कुर्बान जाऊँ मेरा डिम्पल वाला मियाँ। क्या? उमर को ईमान के इस अंदाज़ में फिर से हँसी आई थी, वो जो इसकी बुलाए ले रही थी। इसकी हँसी को बेखताब लगी जब क्लिक की आवाज़ से हल्की चाँदनी की रोशनी में फ़ोन की फ्लैश लाइट जग गई। ये क्या था? उमर सालिया नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था, जो अब मुस्कुराते हुए इसे रश्क भरी निगाहों से देख रही है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र जिसे मैंने कैमरे की आँख में महफ़ूज़ कर चुकी हूँ। आपको पता है, जिस ज़माने में मैं दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह मियाँ जी मेरे जो सैयाँ जी होंगे ना, इनके गाल पर डिंपल पड़ता हो। हाय! मिल गया डिंपल वाला। वो शो अंदाज़ में मुस्कुराती शर्माती मुस्कुराती दोनों हाथ अपने गालों पर जमा गई थी। उमर को इसकी मौजूदा दिमागी हालत पर शक हुआ था। वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि वो क्या कहना चाह रही है, या शायद इसे खुद भी मालूम नहीं था कि हुआ क्या है, या वो जानबूझकर ना समझ पा रहा था। ईमान समझ ना पाई। उमर को तो लगा था वो इसकी हँसी पर गौर कर रही है, मगर वो तो इसके डिंपल के पीछे पड़ गई थी, जो उमर को कभी भी पसंद ना रहा था। इसके नज़दीक गाल पर पड़ता ये खड्डा अजीब-सा ही लगता है। ऐसे क्या देख रही है मुझे? माँ कसम बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर से हँस कर दिखाए नज़र। अब वो इसे दोनों गालों से पकड़ते हँसाने की कोशिश करने लगी। कौन, मैं? और मैंने इसकी बात पर ऐसे ना इल्मी दिखाए जैसे कह रहा हो, आखिर वो कब हँसा था? हाँ ना, आप, अभी आप हँसे। ईमान की याद हानि कराने पर वो जानबूझकर सोच में पड़ गया था। वो हँसा था। हाँ, वो अपने घर वालों में से किसी फ़र्द के सामने पहली बार मुँह फाड़ कर कहकर गाकर दिल से हँसा था। ये तो सच था कि वो अपनी मर्ज़ी से हँसा था, मगर ये भी सच था कि वो दिखावा करने के लिए नहीं हँसा था। इसे ईमान की बात पर हँसी आई थी, मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि इस बार इसने ना तो वो हँसी छुपाई और ना ही कंट्रोल की। ईमान ने फ़ोन की जगमगाती स्क्रीन उमर की आँखों के सामने की, तो जो मंज़र इसने देखा इसकी आँखें हैरत से फैल गई। सामने इसका हँसता हुआ चेहरा और गाल पर पड़ता गहरा खटा खूबसूरत चाँद भरी रात में चेहरे को चार चाँद लगा गया था। वो परेशान सा कभी फ़ोन की स्क्रीन को देखता तो कभी अपनी बीवी के चेहरे को, जो इसकी पहली बार अपने सामने हँसने पर खुशी से नहाल हुई पड़ी थी। और वो बस इसी सोच में गुम था कि वो इतना सा दिल से हँसा तो हँसा कैसे? वो कभी हँसता भी तो सिर्फ़ अपने दोस्तों के सामने, वरना घर वालों के सामने इसकी शक्ल हमेशा सड़े करेले की तरह होती, सख्त और पथरीली। घरवालों की कोई बात भी इसे ऐसी नहीं लेती थी जिस पर खुलकर हँसा जाए, मगर वो ईमान की बात पर खुलकर हँस दिया। बाएँ गाल पर पट्टा डिंपल इसके पुरकशिश चेहरे को मज़ीद हसीन बना रहा था, और पहली बार वो उमर को भी बाया था, क्योंकि इस बार इस डिंपल की तारीफ़ ईमान ने की थी। अपनी ही तस्वीर को देखते इसने बेसाता दिल में माशाअल्लाह कहा था। इसने आकब से सुना था कि इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, मगर वो पहली बार रहा था। मसरूफ़ ने कभी अकेले में मुस्कुराने की ज़हमत की ही नहीं थी और ना ही खुद को मुस्कुराते कभी देखा, तो पता कैसे चलता कि वो कैसा मुस्कुराता था? आज जब पहली बार ईमान ने इसे इसकी मुस्कुराती तस्वीर दिखाई, तो इसे एहसास हुआ कि इसे मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट से जो इसकी बेगम के चेहरे पर खुशी छलकती वो अनमोल थी। थोड़ी ही देर पहले इसकी उदासी हुई तो उड़न-छू हो चुकी थी। यकदम ईमान के हाथ से फ़ोन लेकर टेबल पर रखते हुए मैंने इसे अपनी गोद में उठाया और इंतहाई जुनूनी अंदाज में बालकनी के मिरर वॉल को धकेलता कमरे में आ गया। वो इसे अपनी गुर्बत का मान बचना चाहता था, जो इसकी ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी। वह इसे खूबसूरत अंदाज में बदल चुकी थी। उमर ने ईमान को कमरे में लाते नरमी से बेड पर लेटाया और इसके चेहरे पर झुकता चला गया। इसके अलावा ईमान के होंठ पर आहिस्ता से मांस हुए तो ईमान के दिल की धड़कनें पल को थमी थी। उमर ने इसके निचले होंठ को हल्के से काटा, फिर नरमी से चूमा। वो अपनी आंखों बंद किए इसकी गुर्बत को महसूस कर रही थी। इसने ईमान के लबों को शिद्दत से चूमा तो इसके होंठों से हल्की सी सिसकी निकली थी। वो इसके होठों को चूमते हुए अब इसकी गर्दन की तरफ सफ़र कर रहा था। आज इसके अंदाज में एक ख़ास जुनून था। ईमान समझ चुकी थी कि इसकी है नहीं, वो हमेशा इसे बहुत नरमी से पेश आता था, ऐसे जैसे कांच की गुड़िया, नाजुक गुड़िया, जो ज़रा सी सतह पर टूट जाएगी। मगर इस वक़्त इसका हर लम्स ईमान के लिए जुनूनी और जानलेवा था।
उमर ने इसकी शहरक पर हल्के से दांत गाड़े तो वो बेबस होती मज़ीद ही से लिपटी थी। अपनी गर्दन पर उमर के लबों का लम्स उसे बेचैन कर रहा था। उमर ने इसकी गर्दन पर नरमी से बोसा देते हुए अपने हाथों को इसकी कमर पर फेरना शुरू कर दिया। वो बगैर किसी मुज़ाहमत के उमर का साथ दे रही थी। अपने जुनूनी अंदाज में तो आज इसे जगह की भी होश न थी। कौन सी सिक्योरिटी और कहाँ का प्राइवेट रूम। उमर ने नरमी के साथ फिर से ईमान की गर्दन के दरमियान से अपने लबों में दबाया तो ईमान का पूरा वजूद लर्जा था। अब केस की गर्दन लब गर्दन से होते हुए ईमान के कंधों पर जा बजा अपना लम्स गर्म लम्स छोड़ने लगे थे और वह हर लम्हा से अपनी मोहब्बत के रंग से भर रहा था। ईमान का जिस्म कँपाने लगा था और सांसें बोझिल होती बेतरतीब हो गई थी। उमर ने नरमी से उसकी कमीज़ के ऊपरी बटन खोलते और इसके सीने की जानिब झुक गया। उमर के लब अब ईमान को अपने सीने के वसत में रेंगते हुए महसूस हुए थे। इसकी इस कदर पुरशिद्दत लम्स पर वो बेकाबू सी हो रही थी जैसे उमर ने बड़ी महारत से बिस्तर के साथ पिन कर रखा था। अपनी टाँगों को ईमान की टाँगों में फंसाया, इसके हाथ इसकी कमर के नीचे ले जाते और इस पर अपना पूरा वज़न डाल चुका था और ईमान उमर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर मदहोश होती रेत की तरह फिसलने लगी थी। उमर के हाथ नरमी से इसके पूरे जिस्म पर हक कर रहे थे। इसके हर लम्स से ईमान का जिस्म मज़ीद हसास हो रहा था। इसने नरमी से ईमान के कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटते इसे मज़ीद अपने करीब कर लिया। तुम सिर्फ़ मेरी हो, हमेशा के लिए। मैंने भारी होती सांसों से ईमान के कान में सरगोशी की और इसकी हमार से भरपूर आवाज़ से पर सर पैर सुर्ख पड़ी थी। सांसें तेज़ से तेज़ तर हो चुके थे और दिल बेकाबू सा धड़कते शोर मचाने लगा। कमरे की फ़िज़ाएँ इन दोनों की मोहब्बत और जुनून से भर गई थी। वो दोनों एक-दूसरे की कुर्बत में महव हो चुके थे। उमर का बढ़ता जुनूनी लम्स ईमान को इसकी मोहब्बत पे भरपूर यकीन दिला रहा था। वो दोनों मोहब्बत की इस गहरी दुनिया में खो से रहे थे। अभी उमर इसे खुद के मज़ीद करीब करता कि इमाम फ़ौरन से मज़ाहमत करती बेड से नीचे उतरेगी। ये सब इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि उमर को कुछ समझ ना आया और ईमान मोहतरमा बेड से छलांगे लगाती दूर जा खड़ी हुई। खुले बिखरे बास राहीदार गर्दन पर मोहब्बत के निशान सब थे। वह अपनी कमीज़ के खुले बटन को तेज़ी से बंद करने लगी। वापस आओ। उमर जिसके पोर-पोर पर हक जमाता मदहोश सा हो रहा था, इसके इस अफ़्तार पर यकदम गुस्से में आ गया। सुर पड़ते चेहरे के तासुस ने ईमान को घूर कर देखा। ईमान मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ यहाँ या मैं आऊँ। वो बेड पर तिरछा होकर लेटता इसे सख्त घूरियों से नवाज़ता वान कर रहा था।